हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने करी थी वो करी थी ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ की। ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे बेसिकली बैंक ऑडिट पे, और बैंक ऑडिट की प्रॉबेबली हमारी आज लास्ट क्लास ही होनी है, क्योंकि हमने पीएनएल के हम आइटम्स डिस्कस करे थे जिसमें हमने एक्सपेंस, इनकम, इस बारे में बात करी थी। इनकम को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था और एक्सपेंस हम देख ही रहे थे। ठीक है, इनकम के ऑडिट प्रोसीजर्स देख लिए थे, रिवर्सल ऑफ इनकम का क्या प्रोसेस होता है, टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली एक्सपेंसेस के क्या ऑडिट अप्रोच प्रोसीजर्स होते हैं उस पे है। ठीक है, फिर प्रायर पीरियड आइटम्स की बात करेंगे। तो देखिए, एक्सपेंस का जो ऑडिट प्रोसीजर होता है, सबसे पहले बैंक का जो मेन खर्चा होता है वो होता है इंटरेस्ट का खर्चा। ठीक है, तो ऑडिटर सबसे पहले कंसर्न उसी से ही होता है। इंटरेस्ट का जो खर्चा है उसमें वो रेशियोज को सबसे पहले एनालाइज करता है। ठीक है, डिपॉजिट्स के एंड बोरोइंग्स के। अब देखिए, होम लोन में बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। इन 8.5% होता है, 8.55%। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक में यही इंटरेस्ट रेट चल रहे हो। 9% होगा, वो डिपेंड करेगा। आप अगर प्लॉट लोन ले रहे हो या हाउसिंग लोन ले रहे हो, क्योंकि हाउसिंग लोन में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह व्हीकल लोन लोगे तो उसमें अलग इंटरेस्ट रेट होगा। ठीक है, एजुकेशन लोन लोगे, मान लो उसमें 11% रेट है, अलग इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं, क्या रेशियोज निकल के आ रहे हैं। अब जैसे हाउसिंग लोन का अगर परसेंटेज ज़्यादा है, बैंक में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है हाउसिंग लोन का, तो उसके सारे रेशियो सेटिस्फैक्ट्री निकल रहे हैं कि नहीं। अब लोन की अगर बात करें तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें ना, तो डिपॉजिट्स में भी देखा जाता है। डिपॉजिट्स में अब अगर एफडी निकालता है बैंक, तो एफडी में भी अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं। 8% है या 7% है, 6% है। सीनियर सिटीजन्स को अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो हैं उनको अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सुपर सीनियर को अलग मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी इंटरेस्ट को चेक करना पड़ता है, अच्छे से रेशियोज देखने पड़ते हैं डिपॉजिट्स पे, बोरोइंग्स पे, जितनी जितनी लाइबिलिटीज हैं। और इंटरेस्ट का जो खर्चा है उसकी जो भी एंट्री है वो सारी सारी बैच प्रोसेसिंग में होती है। ठीक है, एक बैच में, यानी कि डे इंटरवल में, शाम का मैं नहीं कह रही हूँ, फर्स्ट हाफ में जितनी भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ बैंक के ही सिस्टम से, अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है किसी भी बोरोवर का, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज सिस्टम होता है बैंक्स में। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो जनरेट होता है प्रोसेस में ही। जैसे कई बार क्या होता है ना, आरटीजीएस में भी यही सिस्टम होता है। बैंक्स में जब आप आरटीजीएस कराने जाते हो तो उसमें भी बैच प्रोसेसिंग के थ्रू होता है। आप अगर उनको रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कराने हैं, ऐसे बहुत से कस्टमर्स आए, तो दिन के टाइम बिफोर लंच ये सारी कलेक्शन जब हो जाती है तो एक बार में प्रोसेसिंग होती है, एक बार में अकाउंट से आपके पैसे कटना शुरू होते हैं। कस्टमर ए के अकाउंट से कटे, फिर बी के अकाउंट से कटे, सी के अकाउंट से कटे, तो ये प्रोसेस होता है बैच। अब ऑडिटर को क्या लेना चाहिए, एक पूरा लेआउट लेना चाहिए, एक पूरी डिटेल, एक पूरी शीट लेनी चाहिए कि कौन कौन सी डिपॉजिट्स उनकी आउटस्टैंडिंग है हर क्वार्टर के एंड पे। उसके लिए फिर ऑडिटर जो है वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगा, और इस रेट को, ये वाला जो रेट होगा वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, उसे वो कंपेयर करेगा एक्चुअल एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिपॉजिट्स पे किया जाता है, और इंक्वायर करेगा, बाकी बैंक्स के मटेरियल भी चेकआउट करेगा। क्योंकि देखिए, डिपॉजिट्स हों चाहे लोन्स हों, सबके इंटरेस्ट रेट्स आजकल बैंक्स की साइट्स पे अवेलेबल होते हैं। आप बैंक की साइट पे लॉगिन करके देखिए, आपको पता चलेगा। ठीक है, कोई भी बैंक की साइट पे लॉगिन करिए।
लेकिन अब क्योंकि हमें ऑडिट करना है, किसी एक बैंक से हम कंसर्न्ड है और हमें इंटरेस्ट का ऑडिट करना है, तो सबसे पहले तो हम एनालाइज करेंगे रेशियोज, जो भी इंटरेस्ट पे हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि जो भी हम सबसे पहले देखेंगे कि डिपॉजिट्स कितने आउटस्टैंडिंग है हर एक क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में देखेंगे, और उसके लिए हमें वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होगा और उसे हम कंपेयर करेंगे जो भी इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है डिपॉजिट्स पे एज पर एनुअल अकाउंट्स। ठीक, मतलब वेटेड एवरेज से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि जो भी इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफर कर रही है वो कम है कि ज़्यादा है। वेटेड एवरेज 8% निकल के आ रहा है, बैंक दे रही है 7.5, तो ऑलमोस्ट ठीक है। बैंक दे रही है 6%, तो इसका मतलब बैंक कम दे रही है। क्यों कम दे रही है, ये चीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हो बैंक से। ठीक है, अब वैसे ब्रांच से तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पॉलिसी जो है बैंक के हेड ऑफिस में डिसाइड होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइड करता है। ठीक, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। और उसमें भी फिर ये भी होगा कि जैसे इंटरेस्ट रेट अगर पॉलिसी के हिसाब से 8% है, वेटेड एवरेज भी 8% निकल के आ रहा है, लेकिन बैंक जो है वो 7.5 दे रही है कस्टमर को। क्यों दे रही है, ऐसा डिफरेंस क्यों है, 0.5 का भी डिफरेंस क्यों आ रहा है। उसके अलावा बैंक में ऑडिटर जो है कंपेयर करेगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द रेलेवेंट डिपॉजिट्स विद करस्पॉन्डिंग फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल। ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड एनालिसिस करना है, पिछले साल इंटरेस्ट की फिगर्स से इस साल के इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर किया जा सकता है। और एक जनरल लेजर लिया जाएगा, एक जनरल लेजर लिया जाएगा, उसमें क्या होगा ना, ब्रेकअप पता चलेगा। क्या पता चलेगा, ब्रेकअप किसका, इंटरेस्ट के खर्चे का, जो भी डिपॉजिट्स में इनकर हो रहा है, क्योंकि बैंक के लिए तो ये खर्चा है ना। अब इंटरेस्ट इनकम क्या है, बोरोइंग से जो भी इनकम हो रही है वो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट की। डिपॉजिट्स की जो इंटरेस्ट की फिगर होती है वो बैंक के लिए खर्चा होता है, सेविंग है, टर्म डिपॉजिट है। तो एक जनरल लेजर, देखिए ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होता है बैंक ऑडिट जब आप करने जाओगे ना, तो जब आप उनसे जनरल लेजर की बात कई बार करोगे। अब जैसे आपको इंटरेस्ट का खर्चा ही देखना है तो उसके लिए आप जनरल लेजर मंगाओगे बैंक से। ठीक है, उनसे कहोगे कि हमें जनरल लेजर दीजिए, हमें उसी के थ्रू हम जो है सारी मतलब इंटरेस्ट का खर्चे का ब्रेकअप देखेंगे। ठीक, और उसके अलावा मंथ टू मंथ कॉस्ट एनालिसिस करो, डॉक्यूमेंट करो क्या रीजंस हैं। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस क्वार्टर क्वार्टर करो, मंथ मंथ करो, जो भी पॉलिसी है बैंक की, मतलब जिस हिसाब से आपको करना है डिस्कस करके, और कोई भी वेरिएंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट करो। फिर जो भी इंटरेस्ट का खर्चा है कॉस्ट एनालिसिस में, क्या वो जनरल लेजर से मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस भी बैंक प्रिपेयर करती है ना, उसको भी आप जनरल लेजर से रिकंसाइल या मैच करा सकते हो। फिर कैसे बैंक एवरेज बैलेंसिंग निकालती है, ठीक है, उसको सैम्पल बेसिस पे चेक करो, टेस्ट चेकिंग करो। उसके अलावा देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है बैंक्स में, जैसे अब इंटरेस्ट का खर्चा है, इंटरेस्ट जो बैंक को इनकम के रूप में मिल रहा है, ये सारा जो है सिस्टम जनरेटेड होता है, सीबीएस के थ्रू होता है। लेकिन आप चेक भी कर सकते हो, आप मैनुअली उसे कैलकुलेट करके देखो कि सिस्टम सही कैलकुलेट कर रहा है। अब ये बात आपको थोड़ी सी फनी लगेगी, लेकिन ये चीज़ करते हैं ऑडिटर्स, आपको आइडिया लगेगा, खुद भी आपकी लर्निंग होगी और आप सीखोगे कि इंटरेस्ट जो है, ईएमआई पार्ट जो होता है, ईएमआई में जैसे 2 पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो वो बैंक का सिस्टम कैसे कैलकुलेट करता है। उसके बाद आप उसमें ना डीप घुस के असेसमेंट कर पाओगे कि सच में सही इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है, जो सैंक्शन लेटर में लिखा है, उस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार हो सकता है बैंक्स इसमें फ्रॉड कर लें, कस्टमर बेचारा अनअवेयर रहता है, उसको नहीं पता चलता है इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज हो रहा है। फिर अब इसमें देखिए ऑडिटर को टेस्ट चेकिंग बेसिस पे क्या करना चाहिए कि सारे डिपॉजिट्स जो हैं बैलेंस शीट डेट के हिसाब से
बैलेंस शीट डेट तक 31 मार्च है या जो भी फाइनेंशियल ईयर, वैसे तो 31 मार्च ही होता है बैंक्स में, उस डेट तक डिपॉजिट्स जो हैं उसमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लिया गया है कि नहीं। ठीक है, इंटरेस्ट उसमें कंपोनेंट दिखना चाहिए, अकाउंट फॉर होना चाहिए। बैंक के इंटरनल रेगुलेशंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स हों आरबीआई के डायरेक्टिव्स के हिसाब से। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हो, और अगर इंटर ब्रांच बैलेंसेस हैं तो वो भी किस हिसाब से हो, रेट्स जो भी आरबीआई ने या हेड ऑफिस ने प्रिस्क्राइब करें। अब जैसे एसबीआई है तो एसबीआई की मुंबई ब्रांच से कोई ट्रांसफर हो रहा है लखनऊ ब्रांच में, यूपी की ब्रांच में, तो उसमें हेड ऑफिस ने क्या रेट्स प्रिस्क्राइब करे हैं वो देखने होंगे। ठीक है, फिर अगर कोई चेंजेस हैं इंटरेस्ट रेट्स में, टर्म डिपॉजिट्स में, सेविंग अकाउंट में, देखिए होता क्या है ना, कभी कभी फेस्टिव सीजन जैसे दिवाली हो गया तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स जो हैं थोड़े से चेंज किए जाते हैं। डिपॉजिट्स में हो सकता है बढ़ा दिए जाएं ताकि लोग और डिपॉजिट्स करें, लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग और लोन के लिए अप्लाई करें। तो एक इंटरेस्ट रेट कार्ड ऑब्टेन कर लें और इंटरेस्ट की कंप्लीटनेस को देखा जाए, वो जनरल लेजर से मैच होना चाहिए। ये ना हो कि फेस्टिव सीजन में इंटरेस्ट रेट जैसे कम हुआ है बोरोइंग्स के केस में, बट जो चार्ज कर रही है बैंक वो उतना ही कर रही है, तो ये सब चीज़ें ना आपको चेक करनी होंगी। नवंबर के मंथ के आसपास जैसे दिवाली होता है, फेस्टिव सीजन है, तो इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक का सर्कुलर आया है, नोटिफिकेशन आया है, उस हिसाब से चार्ज होना चाहिए। ठीक, और ऑडिटर क्या निकाले, इंटरेस्ट अक्रूवल, यानी कि कैसे कैसे पेमेंट हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी, इंटरेस्ट कितने पीरियड में बैंक को रिसीव हो रहा है, या बैंक खुद पे कर रही है डिपॉजिट्स में, इंटरेस्ट का रेट क्या है, बैलेंस शीट डेट तक कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, और क्या क्या अग्रीमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बैंक को वेरीफाई करनी होती है, चाहे वो एक्सपेंस का ऑडिट हो चाहे वो इनकम का ऑडिट हो। और रही बात ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो इसमें जो है इंटरनल कंट्रोल वगैरह देखना होगा, और इसमें भी सबसे पहले ऑडिटर को रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखने के लिए, उसको कंपेयर करना प्रीवियस ईयर से, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे हैं कि नहीं। और रही बात प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज की, तो इसमें ऑडिटर को एक अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी कि कैसे बैंक अपना प्रोविजनिंग करता है स्टैंडर्ड असेट्स पे एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। देखिए उसका परसेंटेज तो दिया हुआ है जो हमने पढ़ा भी था। इसमें क्या क्या देखेगा ऑडिटर, लोन का क्लासिफिकेशन, रिसीवेबल का क्लासिफिकेशन इनटू स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एंड एनपीए, और इसे जो है वो सैम्पल बेसिस पे कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांच में ऑडिटर हर एक क्लासिफिकेशन नहीं चेक कर पाएगा। ठीक है, टैक्स का प्रोविजन कैसे बैंक्स निकालते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो चेक करो क्या सही निकला है, और वेरीफाई करो जो भी आइटम्स डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं पीएल में। जो जो हमने इनकम एंड एक्सपेंसेस के हेड देखे हैं वो तो समझे ही, वो तो डिस्कस किए ही। उसके अलावा कोई ऐसा अनयूजुअल आइटम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो उसे भी एग्जामिन करना होगा। फिर प्रोविजनिंग के हिसाब से आपको ये देखना है जो जो प्रोविजंस क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो लोन्स के हों, टैक्स के हों, खर्चे के हों, किस हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं, बैंक के मैनेजमेंट से डिस्कस करिए। इसी से ही तो आपका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वाइड होगा ना, और ज़्यादा आप सोच पाओगे, और ज़्यादा डिस्कस करोगे, और ज़्यादा समझ पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोन्स का क्लासिफिकेशन बैंक गलती करता है, उन्हें लगता है कि अगर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोन एनपीए हो गए तो ब्रांच की रेप्यूटेशन ख़राब होगी, और दूसरी चीज़ ब्रांच बहुत ज़्यादा डिटेरिएट दिखाई जाएगी बुक्स में, उसकी परफॉर्मेंस। तो इसलिए जानबूझ के वो लोग एनपीए ना क्लासिफाई करके या तो सब स्टैंडर्ड में डाल देंगे या स्टैंडर्ड में डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें ना चेक करनी पड़ती है एज एन ऑडिटर, अदरवाइज फिर बैंक्स की रियल पिक्चर जो है डिपिक्ट नहीं हो पाएगी ऑडिट रिपोर्ट में। समझे आप लोग। अब देखिए ये जो है ना, ये प्रोफॉर्मा है, इंटरेस्ट का खर्चा है, जैसे पिछले ये जो है क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंसेस दिए हैं,
कितना कितना वेरिएशन हुआ, जनरल चार्जेस क्या है, इंटरेस्ट कितना कलेक्ट हुआ, फिर उसके अलावा कौन कौन सी अदर इनकम है। तो ये क्वार्टरली बेसिस में आप एनालाइज कर रहे हो कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। फिर मार्च 13 से मार्च 14, अब क्योंकि पूरे साल का ट्रेंड है और उसे दिखा हम 3-3 महीने बाद रहे हैं। जैसे 31st, सबसे पहले देखिए इसमें अगर हम पिछला देखें पिछले साल का तो 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर है, और 2014 का देखें तो 31 मार्च, ठीक है। और इसके अलावा 31 मार्च 2013 का भी दिखाया है, तो ये करेस्पॉन्डिंग पीरियड का एनालिसिस हो गया, ठीक। तो इस हिसाब से जो है आप चेक कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। मार्च 13 से मार्च 14 तक का देख सकते हो, ठीक है ना। अब रही बात प्रायर पीरियड आइटम्स की, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद तो खैर चैप्टर एंड ही है और फिर हम अपना ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए होता क्या है, अब इसमें साफ साफ लिखा है कि फॉर्मेट ऑफ पीएनएल ऑफ बैंक्स प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म बी अंडर थर्ड शेड्यूल टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम्स on current year's profits and loss. Such disclosures wherever warranted may be given. कोई ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की कि प्रायर पीरियड आइटम्स का डिस्क्लोजर किया जाए। हालांकि अगर हम नॉर्मल एक एंटरप्राइज के अकाउंट्स की बात करें, बैंक नहीं है वो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप हो, प्रायर पीरियड का डिस्क्लोजर होता है और इसके लिए जैसे AS 5 के हिसाब से भी हम चलते हैं। लेकिन अगर हम बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग अकाउंट्स की बात करें तो इसमें पीएनएल का अकाउंट जो स्पेसिफाइड है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। और वो ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं करता है कि प्रायर पीरियड आइटम्स का डिस्क्लोजर किया जाए, उसके इम्पैक्ट का डिस्क्लोजर किया जाए कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा करंट प्रॉफिट पे, ठीक है। ज़रूरत होगी तो दिया जा सकता है, अगर इम्पैक्ट कोई पड़ रहा है, कोई प्रायर पीरियड आइटम अराइज हुआ है, करंट ईयर प्रॉफिट में उसका अच्छा खासा इफेक्ट है तो उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। मैंडेट नहीं करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। और रही बात, अब देखिए हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऑडिट प्रोसीजर्स देख लिए, प्रायर पीरियड आइटम के इम्पैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी बात कर ली। अब जो है चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए, ठीक है। और जैसे ये MCQ हो गए या करेक्ट ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हो गए। और रही बात थ्योरेटिकल की, तो थ्योरेटिकल की देखिए अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया is regulated by RBI which acts as the central bank of our country, ठीक। अब इसी को ही हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे। अगर देखिए जितने भी ये MCQ हैं, इस MCQ है इनकरेक्ट करेक्ट है, तो उसका तो आपको आंसर्स दिए हुए हैं, आप खुद से पहले सोचिएगा, पहले आप आंसर मत देखिएगा। एंड देन इफ आफ्टर ट्राइंग यू आर अनेबल टू गेट, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज वीक, यू नीड टू स्टडी वेल। और अगर आप दे गए आंसर, थोड़ा बहुत आपने अप्रोक्सीमेट आंसर दे दिया, उसके बाद आप आंसर देखिए कि इसमें फ्रेम कैसे किया है। अब देखिए ये RBI को लेके बात करिए तो यहाँ पे साफ साफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए लिखा है कि इस पैरा को रेफर करें। अब यहाँ जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देखना होगा। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है रिवर्सल ऑफ इनकम पे बताइए, तो अभी हम लोग ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, ठीक है, रिवर्सल ऑफ इनकम। और रही बात ये फर्स्ट क्वेश्चन की कि फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब एक तरह से देखिए इंस्टीट्यूट अगर ऐसे स्टेटमेंट लिख के और आपसे कहेगा एक्सप्लेन,
तो वो आपका व्यू तो बाद में देखेगा, ठीक है, आपका व्यू नहीं, जो मॉड्यूल में लिखा है और जो चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है, जो लिखी हुई है मॉड्यूल में, उसके हिसाब से आपको मार्क्स देगा। उसमें आप ये नहीं लिखोगे अकॉर्डिंग टू मी आरबीआई एक्ट्स एज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, तो फंक्शनिंग जो है, ऐसे आपको कहानियां नहीं लिखनी है, यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देना होगा, ठीक। तो अब इसमें जो है फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई विच एक्ट्स एज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। तो सही बात है, अब यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ही देखना होगा। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के और इसके हिसाब से आंसर देना होगा। और इसके अलावा देखिए होता क्या है ना, अब इसमें सजेस्टेड भी हैं, आपको थोड़ी बहुत हेल्प सजेस्टेड आंसर से भी मिल जाएगी, आरटीपी से एंड मॉक टेस्ट से भी मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि हमारे जो बेसिकली जैसे बैंक ऑडिट का ये जो चैप्टर है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड है, थ्योरेटिकल सिर्फ 3 क्वेश्चन है, तो उससे आपको मेजर हेल्प मिलेगी। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू आस्क मी, do mention on the comment box if you face any problem in any of the chapters. Other than this, please try to revise this chapter, ठीक है, बहुत बड़ा है, इम्पॉर्टेंट भी है, खास करके एनपीए वाला पार्ट, तो जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको रिटेन रहता रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वील बी फोकसिंग मेनली ऑन ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज।